पैसे को छूते हैं, उन्हें इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करते हैं, पृथ्वी को टच नहीं करते हैं, अग्नि को टच नहीं करते हैं। अगर एक दिन के लिए हमें बताया जाए कि ये सबको छोड़ना है तो हमारा जीना मुश्किल हो जाए। वैसे गुरुदेव लास्ट 50 इयर्स से इन सारी चीजों का पालन कर रहे हैं। इट इज अ कंपल्शन। ऐसे समय में जब लाइट का उपयोग नहीं करना है, उन्होंने दीक्षा ली। उनके गुरु भगवत भुवन भानुश्रीश्वर जी महाराजा, उन्होंने गुरु महाराज को तैयार किया और प्रवचन करवाना स्टार्ट करवाया। गुरुदेव की इतनी जबरदस्त कैपेबिलिटी कि लाखों युवा गुरुदेव के पीछे पागल हो जाते थे। शील, सदाचार और संस्कृति, ये गुरुदेव का मोटो रहा है कि किस तरह लोगों का जीवन और अच्छा बने, किस तरह फैमिली वैल्यूज लोगों के जीवन में प्रस्तावित हो। सतत प्रवचन की धारा बढ़ती चली और उसमें एक बार उनके बड़े गुरु भगवत ने उनको बुलाया कि अब आपको लिखना चालू करना है। गुरुदेव को तो एक बार चक्कर आ गए कि महाराज जी मैं खत भी नहीं लिख पाता हूँ, आप मुझे पुस्तक लिखने की बात कर रहे हो। उस वक्त बड़े गुरु महाराज ने कुछ ऐसा आशीर्वाद दिया कि उन्होंने अपनी पहली किताब लिखी और आज वो यात्रा चलते 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 299 पर आकर रुकी हुई है, जिसकी 300वीं पुस्तक जो गुरुदेव लिख रहे हैं, जिसका नाम है मेरा भारत अच्छा भारत, जिसका विमोचन 10वीं जनवरी को किया जाएगा। साहित्य जगत के इतिहास में शायद ही कोई ऐसा लेखक हो जिन्होंने ऐसी उपलब्धि प्राप्त की है। ये आयोजन किस लिए? तो एक ऐसे गुरु भगवत जिन्होंने कोई भी समाज का लेबल जिनके ऊपर नहीं लगा है। आज भी अरियन चैनल और पारस चैनल के ऊपर गुरुदेव के प्रवचन आते हैं। लगभग 1.5 करोड़ लोग रोज गुरुदेव को चैनल के माध्यम से सुनते हैं। गुरुदेव की एक एक पुस्तक जैसे कि चमत्कार करते हैं। एक पुस्तक उन्होंने माता पिता और पुत्र के ऊपर लिखी हुई थी, जिसका गुजराती का नाम है लकी रागो आरस्ती तख्ती पर। लगभग हमारे पास 400 खत आए हुए हैं ऐसे बच्चों के जिन्होंने अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया था। ये पुस्तक पढ़ने के बाद वो उनको वापस लेके आए। उसी तरह गुरुदेव की एक पुस्तक टकराव नहीं समझौता, पति पत्नी के बीच में, गुरुदेव ने शादी नहीं की है, उन्होंने चारित्र जीवन यानी कि संयम जीवन अंगीकार कर लिया, परंतु पति और पत्नी के बीच का रिश्ता कैसा होना चाहिए, ऐसी एक पुस्तक लिखी है। आज भी उज्जैन की कोर्ट के जज ने अपने पास 100 पुस्तक रखी हुई है। कोई भी डाइवोर्स का केस आता है, जज सबसे पहले हस्बैंड और वाइफ को वो पुस्तक पढ़ने को बोलते हैं और उन जज साहब ने खत में लिखा हुआ था कि 95% केसेस सिर्फ वो पुस्तक पढ़कर वापस डाइवोर्स का केस खींच लिए। ऐसे ताकत, गजब ताकत गुरुदेव के कलम की है। गुरुदेव 4 साल दिल्ली रुककर आए हुए हैं। सोनिया गांधी हो, राहुल गांधी हो, नरेंद्र मोदी जी हो, सबको मिलना हुआ। जो मैं शील, सदाचार और संस्कृति की बात कर रहा हूँ, गुरुदेव को पता चला था कि सेक्स एजुकेशन अप्लाई होने वाला था। गुरुदेव ने राज्यसभा में पिटीशन की और पिटीशन कमेटी ने गुरुदेव को सुनकर यह निर्णय किया कि संस्कृति की रक्षा, बच्चों की रक्षा के लिए सेक्स एजुकेशन इंडिया में लगना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव ये पहले ऐसे कोई धर्मगुरु है जिन्होंने ऐसी पिटीशन एडमिट की हुई थी। दूसरी और एक पिटीशन उन्होंने चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन के ऊपर 30% टैक्सेशन लगा हुआ था इन्होंने डोनेशन के ऊपर, वो भी गुरुदेव ने प्रयत्न करके हटाया था। ऐसे बहुत से सामाजिक कार्यों में गुरुदेव जुड़े हुए हैं। बात करनी थी यात्रा 300 की। ऐसी जबरदस्त उपलब्धि जिनको मिल रही है, उनको यहाँ पर एक हमने ऐसी उजवनी रखी हुई है। इतने जबरदस्त लेवल के ऊपर ये फंक्शन को हम लेके जा रहे हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये हर एक पुस्तक हमारे जीवन के ऊपर लिखी गई है। चाहे कोई भी एक पुस्तक अगर हम लेते हैं, पता चले कि ये तो मुझे ही अप्लाई होती है। इस तरह पुस्तक पढ़ने वाले जुड़े हुए हैं। आज भी लगभग 80 लाख से 1 करोड़ लोग पुस्तक के माध्यम से गुरुदेव के साथ जुड़े हुए हैं। लगभग 25 एकड़ जगह हमने लिए। 1 जनवरी से 10 जनवरी का ये कार्यक्रम है। 25 एकड़ जगह में बाहर 500 फुट का सरस्वती प्रवेश द्वार बनेगा। अंदर जैसे ही प्रवेश करते हैं एक राजमहल बनाया गया है 60,000 स्क्वायर फुट का, जहाँ 10 के 10 दिन सारे कार्यक्रम चलेंगे। बराबर उसके बाजू में एक 41 फुट की माँ सरस्वती माता की प्रतिमा रखी गई है। उसके बराबर बाजू में एक उपलब्धि जोन बनाया गया है। एक ओपन लाइब्रेरी रखी गई है। संकेश्वर तीर्थ
हर एक जैनों का और हर एक जैनेतर का आस्था का केंद्र गुजरात में संकेश्वर एक गांव का नाम है जहाँ पर संकेश्वर तीर्थ है, उसकी आबेहूब रेप्लिका यहाँ पर रखी हुई है। उसके साथ में ये जो इवेंट का हार्ट है वैसे 4 जोन बनाए गए हैं। फिल्म जोन गुरुदेव की 10 मिनट की एवी, फन जोन आज के बच्चे आज के युवा पीढ़ी शायद उनको धर्म या संस्कार देने थोड़े से टफ हमारे लिए भी हो गए हैं, उनको गेम के माध्यम से धर्म तक संस्कार तक लेके जाने का एक प्रयत्न किया गया है। एक फ्लाई जोन जहाँ पर गुरुदेव की 300 पुस्तकों का प्रदर्शन किया गया है कॉन्सेप्ट वाइज, और एक फिल्म जोन गुरुदेव की पुस्तक उनके द्वारा आर्ट टचिंग जो परिवर्तन हुए हैं ऐसे फिल्म जोन में लाए गए हैं कि एक बार कोई इसमें विजिट करे इसको लगे कि मुझे भी जीवन में कुछ करना है। ऐसे 4 हाईटेक जोन बनाए गए हैं। 25 एकड़ जगह लगभग हमारे 550 से 600 साधु साध्वी भवन बता रही है। तो ऐसे जो प्रोग्राम आने वाला है 1 से 10 जनवरी उसका एक छोटा सा ये भी तैयार किया गया है। 1 मिनट में भी स्टार्ट करते हैं। इत्यादि देशों के लाखों लोगों तक गुरुवर के सारे पुस्तक पहुंचे हैं। और ये सारे पुस्तक सिर्फ धार्मिक पुस्तक नहीं है। अपने पुस्तकों में गुरुवर ने जीवन के हर पहलू को पूरा न्याय प्रदान किया है। और इसीलिए इन पुस्तकों का वाचक वर्ग सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक ही नहीं बल्कि बौद्धिक और वैज्ञानिक भी है। गुरुवर ने लिखी हुई सारी पुस्तकों की अभी तक 80 लाख कॉपियों का वितरण हो चुका है, जो कि गुजराती साहित्य और साहित्यकारों के लिए एक बड़ा नजराना है। ये सारे पुस्तक सिर्फ गुजराती भाषा में ही नहीं बल्कि अनुवादित होकर हिंदी, बंगाली, इंग्लिश, मराठी, उर्दू, कन्नड़, तमिल, सिंधी, फ्रेंच इत्यादि भाषाओं में भी प्रकाशित हुए हैं। गुरुवर के 100 पुस्तकों का प्रकाशन ब्रेल लिपि में भी हुआ है। और इसलिए उनके 300 पुस्तक का विमोचन एक भव्य समारोह के रूप में इस कार्यक्रम की खास विशेषताएं 20 एकड़ की विशाल भूमि पे अनेक आकर्षण आकार लेंगे। किया है ऐसे गुरु भगवत के मुख से हम थोड़ी सी प्रेरणा लेंगे, उसके बाद में जो भी आगे की कार्यवाही हो वो करेंगे। मेरे और आपके मन में कभी कभी एक प्रश्न उठ सकता है कि हमें दूध से क्या मिलेगा। तो इस प्रश्न का जवाब देने के पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ, हमें दूध से वही मिलेगा हम जो दूध को दे रहे हैं। आपने यदि दूध को पानी दिया आपको पतला दूध मिलेगा। आपने यदि दूध को शक्कर दी आपको मीठा दूध मिलेगा। आपने यदि दूध को नींबू दे दिया आपको खटा हुआ दूध मिलेगा। और आपने यदि दूध को चावल दे दिया आपको नहीं मिलेगा। दूध से क्या मिलेगा? वो प्रश्न का जवाब ये है कि हम दूध को क्या देने जा रहे हैं। यंग जनरेशन से, पूरे समाज से, पूरे राष्ट्र से हमें क्या मिलेगा
इनका जवाब एक ही है कि समाज को, युवा पीढ़ी को, राष्ट्र को हम क्या देने जा रहे हैं। बंजर भूमि में आप बीज बोएंगे, इनपुट तो होगा, आउटपुट आपको कुछ नहीं मिलेगा। और एक फलद्रुप जमीन में आप यदि बीज देंगे, फसल कितनी मिलेगी जो मेरी और आपकी कल्पना की बात होगी। करीबन साधु जीवन में 50 साल में एक प्रयास किया है अच्छी चीज देने का। आउटपुट क्या मिलेगा, क्या मिलता है वो मुझे मालूम नहीं है। हर लोग आउटपुट की बात मेरे पास कर भी नहीं सकते, मगर मुझे सेटिस्फेक्शन है कि जो भी मेरे परिचय में आए उनको एक अच्छा देने का मैंने प्रयास किया। करीबन 35 साल पहले एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं कॉलेज देखी थी, मैं सिर्फ मैट्रिक पास, मगर परमात्मा की करुणा बोलने की कृपा, एक इनविजिबल फोर्स जो मुझे मिला है, वो फोर्स ने आज यहाँ तक मुझे ला करके रखा है। कभी कभी मन में भाव आता है, आप वो क्षेत्र में काम करेंगे जहाँ आप पब्लिक को, समाज को बहुत कुछ देते हैं। मैं आपको कोई दूसरी बात नहीं करना चाहता हूँ, मगर हृदय से एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। आने वाले 50 साल, 100 साल के बाद इस देश में एक विवेकानंद पैदा होगा, ऐसा आपको कभी लग रहा है? मैं नेगेटिव एप्रोच की बात नहीं करना चाहता हूँ। आज युवा पीढ़ी को जो मिल रहा है उससे आपको लगता है कि विवेकानंद, झांसी की रानी कोई 25-50 साल के बाद इस देश में मिली नहीं लगता है? भाई मैं 4 साल दिल्ली रह गया, 2006, 2007, 2008 और 2009 के बीच में दिल्ली रह गया। गवर्नमेंट ने इश्यू लगाया था सेक्स एजुकेशन भी स्टार्ट फ्रॉम किंडरगार्टन। मैं साधु हूं, मैंने शादी की, ना मेरे बेटे। पूरे हिंदुस्तान में स्कूल के बच्चे के सामने सेक्स एजुकेशन आया तो भी मेरी साधना को डिस्टर्ब करने वाली कोई चीज नहीं थी। मगर पूरे हिंदुस्तान की नहीं, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ भी सेक्स एजुकेशन चलता है उनका मैंने सर्वे निकाला। राज्यसभा में मैंने पिटीशन एडमिट की, संसद की एनेक्सी में जाकर के पिटीशन कमेटी के सम्मुख मेरा वक्तव्य 1, 2, 3 बार हुआ। चेयरपर्सन बोलते वेंकैया नायडू, और उन लोगों ने 3.5 साल की मेहनत के बाद मुस्लिम कम्युनिटी को मैंने साथ में रखा, क्रिश्चियन कम्युनिटी को मैंने विश्वास में लिया और सबके सामने ये बिल्कुल डॉक्यूमेंट रखा कि आप चाहते हो कि ये सेक्स एजुकेशन इस उम्र में बेटे को देना जरूरी है। हर कम्युनिटी खिलाफ थे। सोनिया गांधी के पास मैंने जाकर के जब सेक्स एजुकेशन का सिलेबस बताया, मैडम ने मुझे इतना है कि हमारा सब ये बंद करो, आई कांट सी, मैं इनको देख नहीं सकती हूँ। तब मैंने कहा मैडम आप देख नहीं सकते हो, इस देश के 15 करोड़ बच्चे को तो यही तो पढ़ाना। राहुल जी ने ना बोला, सोनिया जी ने ना बोला, HRD मिनिस्टर ने ना बोला, पिटीशन कमेटी के चेयरपर्सन ने ना बोला, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने मुझे ना बोला, ब्यूरोक्रेसी ने मुझे ना बोला, सुप्रीम के चीफ जस्टिस RC लाहोटी उसने भी ना बोला। और 3.5 साल की स्ट्रगल के बाद पिटीशन कमेटी ने एक लाइन में जजमेंट दे दिया, नो सेक्स एजुकेशन रिक्वायरमेंट इन इंडिया, और ये सेक्स एजुकेशन बैन हो गया। आप ये मत समझो मैं ऑर्थोडॉक्स हूँ, मगर आप यदि सोच सकते हो, वेबसाइट में जाकर के मुझे बता सकते हो जहाँ जहाँ भी सेक्स एजुकेशन चालू हुआ वहाँ 1% भी प्लस पॉइंट है, आप मुझे बता दो, मैं वापिस आने के लिए तैयार। हम ये देख करके युवा पीढ़ी से ये मांग रहे कि तुम विवेकानंद बनो, तुम सदाचारी सज्जन बनो, ये देने के बाद हम मानते कि मिलेगा ही। 50 साल से बस इसी चीज को लेकर के वेदना व्यथा लेकर के बैठो। हम क्यों नहीं देते अच्छी चीज जब हमारे पास उपलब्ध है? नींबू भी है और चावल भी है, हम दूध में नींबू डाल करके नींबू को फाड़ देने का काम क्यों करेंगे? चावल डाल के दूध को जमा देके दूसरे के सामने रखेंगे। आज वो प्रयास कितने साल से मेरा चल रहा है। कई अलग अलग इश्यू को लेकर के प्रभु की कृपा से एक पत्रकार बंधु ने मुझे पूछा भी, माना साहब आपने शादी नहीं की, फिर ये सेक्स एजुकेशन जैसे गंदे क्षेत्र में आपको पढ़ने की जरूरत, गिरने की जरूरत, इसमें इंटरेस्ट देने की जरूरत क्या है? और मेरा इतना ही कहना था, जिस समाज ने मुझे 40 साल से संभाला है वो समाज के संस्कार की चिंता करने की जिम्मेदारी इंसान की। आप ये नहीं बोल सकते कि आप इसमें क्यों आए। आपका पूरी व्यवस्था यदि डैमेज होने जा रही है, ब्रिटेन की स्कूल में
स्कूल में एक साल में 10,000 एबॉर्शन होते हैं। स्कूल में एबॉर्शन केंद्र खुल चुका है। एक बेड टीचर्स वेबसाइट आ गई है, आपको देखने का मन हो तो कभी देख लेना बेड टीचर्स वेबसाइट। मैं तो साधी जी में इनको टच भी नहीं करता हूँ, मगर मेरे साथ जो मेरे फॉलोअर्स थे उन लोगों ने मुझे बेड टीचर वेबसाइट से वो निकाल के दिया। 1000 टीचर का कम से कम नाम दिया कि जो टीचर अपने क्लास के एक 5-5 लड़के के साथ लड़की के साथ सेक्स मनाने के हिसाब से जेल में बंद थे। मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ, बच्चे को सेक्स एजुकेशन देना चाहिए वो तो आपकी बात, मगर एजुकेशन देने वाला क्वालिफाइड क्या होगा? वो सदाचारी होगा, ब्रह्मचारी होगा, पवित्र होगा, क्या होगा? क्या यदि ऐसे टीचर को एजुकेशन देने के लिए नियुक्त करेंगे, अपनी स्कूल की 5-5 लड़की के साथ सेक्स मनाने का काम यदि टीचर कर सकते हैं तो हम किस नाते में जा? 3.5 साल के प्रयास के बाद ये रुका। ये डेमोक्रेसी में नहीं मानता हूँ कि परमानेंट रुका पाएगा कि नहीं रुका पाएगा, मुझे मालूम नहीं। यूनिसेफ से वो आया। आप पत्रकार बंधु को मैं कहना चाहूंगा कि वो सिलेबस में एक पार्ट ऐसा था कि 6ठी क्लास के टीचर अपने क्लास में जाएंगे और किसी भी लड़की को खड़ा करके बोलेंगे तू नेकेड हो जाओ, ये सिलेबस। और उसमें एक लड़के को खड़ा होकर उनकी आंखों पर पट्टी बंद करके वो लड़की के पास जाएंगे, उनके बॉडी को टच करेंगे, उनको पूछेंगे व्हाट यू फील, ये सिलेबस था। और जब मैं आया तो कई लोग मेरे खिलाफ आ गए कि महाराज साहब साधु होकर के बाबा होकर के सब साइड से मिला। आप ये चाहते कि आपकी बेटी के साथ ये हो सकता है? आपने बेटी को स्कूल में भेजेंगे, टीचर नहीं करते। ये एक इश्यू नहीं, आज अलग अलग इश्यू को लेकर के करीबन 300 पुस्तक भगवान की कृपा से मैंने लिखे। पॉलिटिक्स पे लिखे, क्रिकेट पे लिखे, परिवार के लिए, माता पिता के लिए, बाप बेटे के लिए, सास बहू के लिए, पति पत्नी के लिए, भाई भाई के लिए, मोबाइल के लिए लिखे। शायद परमात्मा की कृपा से कोई सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि जिन पर भगवान की कृपा से मेरी कलम न चली हो। और आउटपुट मिरेकल आउटपुट, ये मेरा ग्राउंड है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, वेदना से जहर का प्रचार करने के लिए लाखों करोड़ों रुपया समाज के पास है, अमृत का प्रचार करने के लिए समाज के पास क्या है? आप जहर बांटने चाहते हो, इसके लिए करोड़ों रुपए का आपके पास प्रोविजन है। अमृत बांटने के लिए समाज के पास क्या है? और यदि अमृत बांटने का कोई प्रयास करता है और उसमें यदि पैसे का खर्च होता है, सीधा ये खिलाफ होता है, ये पैसे का दुर्व्यय। मैं आपसे इतना कहना चाहता था, अभी आप मेरे साथ जो भी पूछना चाहते हो पूछ सकते। गुरुजी, आपने 300 पुस्तकें लिखी, इसमें सेक्स से संबंधित कोई पुस्तक लिखी है क्या? सेक्स के संबंधित पुस्तक एक है लक्ष्मण रेखा, जिनका अंग्रेजी नाम है फॉरबिडन लाइन, और बड़े बैलेंस के साथ लिखी। एक साधु होकर के मैं 19 साल की उम्र में दीक्षा ली। हाँ, जिस तरह से देश में सेक्स डिजाइन हो रहा है, उसको लेकर आगे कोई पुस्तक लिखेंगे क्या? अभी तो कभी सच बताऊं, आपका प्रश्न सही है, मगर कभी मन भी तो नहीं होता है, क्योंकि मैं आपको बताऊं, मेरी फेवर में जो लोगों को होना चाहिए उसमें से एक भी मेरी फेवर में नहीं। कोई फेवर तो करने वाला होना चाहिए। ये मुस्लिम कम्युनिटी को मैंने बुलाया था, वो सब मेरी फेवर में नहीं, आपने इस समय विरोध किया, सेक्स बिल कैंसिल हो गया, लेकिन उसके लिए आपको पुख्ता दस्तावेज, पुख्ता ऐसी पुस्तक, ऐसा कुछ देना पड़ेगा कि आने वाली पीढ़ी भी इस चीज का विरोध करे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो मैंने एक किताब लिखी है जहाँ जो मेरा इन लोगों के साथ वार्तालाप हुआ था, प्रकाश कोठारी सेक्सोलॉजिस्ट के साथ मेरा वार्तालाप हुआ था। दिल्ली में 35 सेक्सोलॉजिस्ट मेरे पास आए थे और उन लोगों के सामने मेरी डिबेट हुई। 3 घंटे तक उसने मुझे जितनी गाली दे सकते थे दी। आपको मैं स्पष्ट बताना चाहता हूँ, महाराज साहब तुम क्या समझते हो, तुम पागल बन गए, साधु बाबा हो गए, ये हिंदुस्तान में एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है। मैंने बोला आपको जो भी बोलना बोलो, 20 मिनट आपको मुझे सुनना पड़ेगा। और 12 मिनट के बाद 35 सेक्सोलॉजी डॉक्टर खड़े हो गए, महाराज साहब अभी आपको कुछ सुनानी बिहार भी थी। क्या हम उम्मीद करें कि 301 की बुक पुस्तक सेक्स को लेकर आएगी? आपका सपोर्ट होगा तो वो भी करूँगा। आई विश कि मीडिया का मुझे सपोर्ट मिले। नहीं, मीडिया का तो सपोर्ट है, हम चाहते हैं 301 की पुस्तक आप इस विषय को लेकर निकले। बहुत आनंद है। दूसरे धर्मों के कौन-कौन लोग थे जो संत आपके साथ खड़े हुए? कोई भी संत बाकी नहीं था। प्रमुख स्वामी, मुरारी बापू, मुस्लिम संत, हर चीज
और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, ऐसे एजुकेशन में आप चाहेंगे कि आप महाराष्ट्र का सिलेबस बहुत था। सबसे बड़ी बात तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, यदि सोनिया को पता नहीं है, राहुल को पता है, वो टाइम साथ साथ बहुत थे। मैं गलत बात नहीं कहना चाहता हूँ, वो टाइम सत्ता पक्ष में वो बैठे थे। सोनिया ने मुझे बताया कि, और आपको बताऊँ, इतना लंबा फोटा नेकेड लड़की का था। जब मैंने सोनिया को दिखाया और मैंने सोनिया जी को ये कहा कि मैडम एक संत को धर्म पुस्तक पढ़ने के वजह तुमने ये पढ़ने के लिए हमें मजबूर कर दिया, ये साहब ये पढ़ता है क्या, ये नंगी लड़की का फोटा देखने संत का काम क्या। और मैडम ने मुझे 2 ही मिनट में बताया, हमारा सब आई एम नॉट एबल टू सी एनीथिंग। और जब मैंने उनको ये कहा कि आप राहुल और प्रियंका की माँ हो, इस देश के 15 करोड़ बच्चे की माँ हो, इनकी आंख से पढ़ने में आंसू, मैं कहूँगी हमारा सभी किसी भी सबसे बैड होना चाहिए। तुम सेक्स एजुकेशन का नव सिलेबस देख दो। मुझे मीडिया के लिए इतना ही पूछे, आप सेक्स एजुकेशन की फेवर करो, इनके फिर एक बार चेक तो करो कि दुनिया में जहाँ जहाँ भी सेक्स एजुकेशन चला वहाँ एक प्लस पॉइंट भी आपको लगे, आप बताओ ना। हर जगह तबाही मच गई है, फिर यहाँ तो शुरू करना। इसका विकल्प क्या होना चाहिए? सेक्स एजुकेशन का विकल्प है मोरल एजुकेशन। मैं आपको मैं पूछना चाहता हूँ, पूरी शिक्षा व्यवस्था कैरियर रिलेटेड है, कहीं कैरेक्टर का एग्रीगेशन है, और विदाउट कैरेक्टर कैरियर बनाने के बाद तुम क्या करेंगे? मैं मेरी बात करता हूँ, कोई आज से करीबन I am now 68. When I was the 5 years, 5 साल का मैं था तब गणित के स्कूल में मैं जा रहा था। I was the medium गुजराती, नॉट इंग्लिश। और उसी टाइम में आपको बताना चाहता हूँ क्या शिक्षा की व्यवस्था थी। और एक टीचर ने बताया कि 2 और 2 4 होता है, पर मैं ये यूनिवर्सल हूँ, आप और भी उनको चैलेंज नहीं कर सकते। फिर भी मेरे बाजू में बैठने वाले एक लड़के ने पूछा, सर 2 और 2 4 ही क्यों होते, 5 क्यों नहीं, पर 3 क्यों? अभी इनका जवाब आज भी मेरे पास नहीं है, वाई नॉट। इनका जवाब मैं यही दूंगा, ये प्रिंसिपल है, 4 ही होते। मगर वो टाइप का टीचर क्या मेरे तरह आपने जवाब दिया था, बिफोर 63 इयर्स मिला हुआ जवाब आज भी मेरे मन के मोबाइल में सेव करके बैठा है। वो टीचर ने इतना जवाब दिया, दोस्त जब तू मेरे जैसा बड़ा होगा ना, और पैसा तुझे भी देना पड़ेगा, पैसा कहीं तुझे देना भी पड़ेगा। एक 5 साल के बेटे को समझाने के लिए टीचर के पास क्या व्यवस्था थी, जब तू मेरे जैसा बड़ा होगा तो पैसा तुझे देना भी पड़ेगा और पैसा देना भी पड़ेगा। मगर एक बात तुझे बताऊं, जब किसी से पैसा लेने का मौका आ जाए तब तू 2 और 2 5 न ले ले, और देने का मौका आ जाए तब तू 2 और 2 3 न दे दे, इसलिए 2 और 2 4 होते। क्या जवाब है? मैं इनको कहता हूँ 2 और 2 4 वो शिक्षा है, और 3 और 5 इसलिए नहीं होते, संस्कार है। मैं आपको विरोध नहीं करना चाहता, मेरे साथ को अनपढ़ होगा क्या, आपका बेटा अनपढ़ रहे उसमें का मुझे इंटरेस्ट है, मगर एक बात है, शिक्षा के साथ संस्कार होना ही चाहिए। ये मैंने एचआरडी मिनिस्टर स्मृति ईरानी अभी मिलने के लिए औरंगाबाद में गई, 1.5 घंटा उनसे भी मेरी मीटिंग हुई, और एचआरडी मिनिस्टर अर्जुन सिंह के साथ भी मेरी मीटिंग हुई थी कि आप किसी भी हिसाब से मॉरल एजुकेशन कैरेक्टर की कुछ बात सिलेबस में रखो ताकि हम डैमेज कंट्रोल कर सकें। हाँ नहीं, हाँ ओके, आपके ही जैसे मालूम हम लोगों ने कई लोगों ने कहा कि हमारे जो आपकी जनरेशन है उसको कुछ इस तरह के एजुकेशन देने की जरूरत है, या ऑलरेडी वेरी मैच्योर इन दिस फील्ड। इसके बारे में क्या कहना है? कोई भी ना की जरूरत नहीं है, कुछ उनको बताने की जरूरत नहीं है, इंटरनेट है वो सारी दुनिया उनको बता देगी। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, मैंने 6 महीने के पहले पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे पिटीशन एडमिट की राज्यसभा। ये पिटीशन, एक बात आपको पिटीशन क्या बताऊँ तो बताऊँ, हिंदुस्तान के आज़ाद होने के 60 साल में सब होकर के सिर्फ 120 पिटीशन एडमिट हुई, बाकी रिजेक्ट हो जाती है। आपकी पिटीशन में यदि कोई दम नहीं होता तो पिटीशन एडमिट भी नहीं होती। उपराष्ट्रपति की साइन होने के बाद ये पिटीशन एडमिट होती है। मैंने पोर्नोग्राफी वेबसाइट पे पिटीशन डाली थी कि ये क्या क्या देना तुम क्या चाहते हो, यू कैन डू एवरीथिंग। दुबई में, चाइना में, कई जगह ये पोर्नोग्राफी पे बैन है, कई जगह। आप ऑस्ट्रेलिया में चले जाओ, एक भी सेक्स शब्द आपका डिक्लेयर होकर ही आता है। यदि मैं आपको ये कहना चाहूँगा,
वो जगह पे सब मिलता है, इसलिए स्कूल में मत चालू करो, मगर वो जगह पे बंद करके बच्चे को बचा लो। और सरस्वती मंदिर है हमारा, सेक्स मंदिर नहीं है। बच्चा किसी भी सीख लेगा, इनकार नहीं हम सुनते। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, विनोबा जी को किसी ने पूछा था व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सेक्स एजुकेशन, वो टाइम पे, और विनोबा जी का जवाब था इट इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ एजुकेशन, टाइम एंड नेचर विल टीच एवरीथिंग। मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, यहाँ बैठने वाले आपने किसने दिया था, क्या दिक्कत आई आपके पिताजी के पिताजी के पिताजी ने, किसी ने नहीं किया, और बिल्कुल बराबर चल रहा था। और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसकी गवाह और कंडम का वजह ये मल्टीनेशनल कंपनी को चाहिए, और इसलिए उसने सेक्स एजुकेशन की साजिश की। 12वीं क्लास में वो पाठ था कि स्कूल के टीचर हर एक बच्चे को कंडम देंगे इस उम्र में। में यानी आप अभी माइनॉरिटी भी आ चुकी है, बरोबर? तो आपने जिस अभी और गुरु महाराज का नाम लिया कि उन्होंने आपको सपोर्ट नहीं किया, क्या आपकी नहीं सपोर्ट किया? मैं ये बोला हर गुरु गोविंद ने प्रमुख स्वामी मोरारी बाबू, मुस्लिम समाज, मुस्लिम जो जिन लोगों को मिला, एक भी संत मेरे साथ, हर एक ने मेरे साथ दिया। एक बार समझ में अकेला कोई नहीं कर, आपकी के जैन कम्युनिटी के जिससे कितने साल हो गए आपका सब कोई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एक भी सज्जन भी नाम नहीं बोले पाएगा ना। आपकी बेटी को बचाने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, आप कहाँ ना बोलेंगे। और इतनी गंदगी महाराष्ट्र का सिलेबस हो था। मैं आपको बताऊँ, इलेक्शन अभी मैं लेके नहीं आया, वो सिलेबस ऐसा था, टीचर लड़के को पूछेंगे तो गाली बोल, और लड़का गाली बोलेगा, और टीचर बोलेंगे सब लड़के कोरस में गाली बोलो। तुम क्या चाहते हैं कि आपका बेटा गाली बोले कोरस में स्कूल में? क्या आपको नहीं लगता है कि जैसे रिलीजियस हर जगह पे होता है, तो रिलीजियस को जैसे परमानेंट सोल्यूशन के लिए अमेंडमेंट लाना चाहते हैं, तो क्या पावर पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं? मैं तो नहीं, एक बार बताऊँ, पॉलिटिक्स में आना मेरा काम, मैं तो इतना ही चाहता हूँ, सज्जनों के संतों के पास इच्छा शक्ति है, दैट मीन्स वी कैन विश बट वी कांट डू एनीथिंग, दे कैन डू एवरीथिंग, दे डोंट विश। सत्ता और संतों के बीच में इतना छोटा सा फर्क है। हम चाहते वो करते नहीं, वो कर सकते मगर चाहते। आप जो मुझे पूछते तो मेरा ये इतना ही कहना है कि संतों की इच्छा शक्ति और शासकों की क्रिया शक्ति एक हो जाए तो देश का 100% काम हो। मैं नहीं चाहता पॉलिटिक्स में मेरा काम ही नहीं, साधना का जीवन लेके बैठा हूँ, परमात्मा को पाने के लिए तो परमात्मा बनने के लिए निकला हूँ, मेरा ये रस नहीं, दस नहीं। मगर जब मुझे लगता है, और साधु भी आपके परिवार से ही बनेगा ना, आसमान से तो नहीं आएगा। आपका ही परिवार भी बिगड़ा हुआ है तो साधु संस्था बिगड़ेगी, बिल्कुल साधु संस्था में नहीं करेंगे कि साधु भ्रष्ट हो गए, मगर आपके परिवार से तो साधु आया है, तो परिवार बचेगा तो साधु बचेगा, साधु बचेगा तो देश बचेगा। माने मुझे कोई पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए गया था कि नीति बनाने वाले क्लास है, यदि उनका दिमाग बदल जाए तो मास तो रेडी, मास को तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये जो बुक आ रही है, इस बुक में क्या सब्जेक्ट है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। ये हिंदुस्तान की एक बात आपको बताना चाह रहा हूँ, हमारे पास दो चीजें, परिवार के पास जो होते हैं उनको संस्कार कहते हैं, और देश के पास जो होती है उनको संस्कृति कहते हैं। दिस इज द डिफरेंस। संस्कार परिवार के, हर घर में परिवार के संस्कार अलग अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे परिवार में जब मैं साधु नहीं बना था, एक संस्कार था कि रात को 9:30 बजे के बाद घर के बाद कोई नहीं रहता, ये मेरा संस्कार। जरूरी कि मेरे परिवार का संस्कार आपका हो, मगर एक संस्कृति कॉमन, इस देश में रहने वाला मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, पटेल हो, सुथार हो, मोची हो, जैन हो, हर एक के लिए एक संस्कृति थी। मैं आपको बताना चाहूँगा, साधु बनने के पहले मैंने एक पिक्चर देखा था जिसका नाम था जिस देश में गंगा बहती। शायद आपने उनकी कड़ी आज भी मुझे याद है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी है जिस देश में गंगा है। ये कोई जैनों की बात नहीं, होठों पे सच्चाई माने ये देश की संस्कृति ऐसी थी। तो मैंने जो किताब लिखा है, मारू भारत मेरा भारत अच्छा भारत, मारू भारत सारू भारत, मेरा भारत महान भारत, उसमें अलग अलग 25 एंगल को लेकर के 25 एंगल को लेकर के मैंने ये पुस्तक लिखी है। इस देश में रिलेशन की व्यवस्था क्या थी, रिफ्लेक्शन की व्यवस्था क्या थी, रिस्ट्रिक्शन की व्यवस्था क्या थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, राइट की व्यवस्था क्या थी, आर को लेकर के, आर कैपिटल आर को लेकर के 25 अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के इस देश की संस्कृति
विरासत को उजागर करने का एक नम्र प्रयास मैंने किया है। मालूम नहीं कितना रिजल्ट आएगा, मगर याद को बिना एक बार बताऊं आपको, 4 प्रकार के लोग होते हैं। कई लोग ऐसे होते अच्छा इतिहास वो कभी पढ़ते। सेकंड कैटेगरी के लोग वो है इतिहास पढ़ते हैं मगर याद नहीं। थर्ड कैटेगरी वाले लोग ये है इतिहास पढ़ते भी है याद भी रखते हैं। और टॉप कैटेगरी वाले लोग ये होते इतिहास पढ़ते हैं और इतिहास बनाते हैं। आपने जब बुक लिखना शुरू किया आपको यकीन था कि ना रिकॉर्ड ट्रेनिंग होगा हर लैंग्वेज में, और क्या प्राइस कुछ रखा है या इट वाज डिस्ट्रीब्यूटेड? नहीं, प्राइस तो रखनी पड़ेगी। और एक बात आपने बताया वो आपकी बात में हृदय से कहना चाहूँगा। जब मैंने पहली किताब लिखी, मेरी बैकग्राउंड में आपको 2 मिनट में बताना चाहता हूँ। आई वॉज द मैट्रिक पास वेरी पुअर स्टूडेंट। शायद हर क्लास में कॉपी करते करते बड़ी मुश्किल से मैट्रिक तक पहुँचा। ये मैं साधु होकर के झूठ बोलना तो नहीं चाहूँगा। और करीबन साधु बनने के बाद 9 साल तक 9 years फ्रॉम 90 to 28 कहीं भी किसी को भी एक भी पीसी पोस्टकार्ड लिखना होता। मेरे गुरुदेव यू विल डाई बिकॉम आई एम सी लंडन फर्स्ट क्लास पर बिफोर 100 years। आपके पास जाकर के मैं डिक्टेशन लिखता है, डिक्टेशन आप मुझे लिखाओ। और एक दिन ऐसा हो गया, पालनपुर में हम थे, दोपहर को 2:30 पे, और गुरुदेव ने मुझे बोला मुझे इतना ही का लिखने का शुरू करते। अभी तुम जिनके पास 10 रुपया नहीं उनको तुम बोलो करोड़ का डोनेशन देना शुरू कर दे तो वो तो हैरान हो जाएगा। तो कल तक मैं जिनके पास पोस्ट कार्ड लिखवाता था वो गुरुदेव ने मुझे कहा तू लिखना शुरू कर दे। तो स्वाभाविक मेरे मन में भाव आया कि गुरुदेव मेरी औकात का तो आपको पता है। तो गुरुदेव ने बताया मेरे बचत पे इतनी विश्वास है, बस एक ही शब्द मैंने गुरुदेव की गोद में मेरा सर रख दिया और ये है हमारे पास चंदन जिनको हम आसक्षेप बोलते हैं। ये हम डालते नहीं, ब्रह्म रंध्र है, हम मानते। हर एक को मानना जरूरी है मैं नहीं कहना चाहूँगा, मगर हम मानते हैं ब्रह्म रंध्र है। जब गुरु शक्तिपात करते हैं ब्रह्म रंध्र पे ये डालते हैं और कभी चमत्कार हो सकता है। 2:30 पे गुरुदेव ने मुझे बोला और मैंने गुरुदेव के गोद में सर रख दिया। गुरुदेव ने दिया 3 मिनट तक बड़े प्रेम से ये जो भी किया, शक्तिपात किया, जो भी किया वो, और 2:35 से लिखना शुरू किया। आज 300 तक आ चुका हूँ विदाउट ब्रेक, एक भी मिनट रुके बिना ये कलम सीधी सीधी चली। आप इनको जो मानते हो मैं ये मानता हूँ, इफ यू कैन सी इनविजिबल यू कैन डू इम्पॉसिबल। ये पुस्तक कौन सी भाषा में होगी? समारोह के बारे में कौन सी भाषा में होगी ये पुस्तक हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, ब्रेली, अभी 5 भाषा। हाँ, एक सवाल साहित्य सप्ताह समारोह के बारे में जो 10 दिन के लिए होने वाला है फ्रॉम 1 जनवरी to 10 जनवरी, how many people you are expecting to come there and what is the security arrangements made? एक सिक्योरिटी की व्यवस्था तो वो करेंगे जो जिसने बनाया है। और आप बोलेंगे कितने पीपल आएंगे, तो मेरी मानसिकता ये है यू टेक द केयर ऑफ बिगिनिंग, गॉड विल टेक द केयर ऑफ एंड। ज़्यादा चिंता हम नहीं करेंगे। और आपको भी मैं बताऊँ, एग्जाम देने के लिए आप जाते हो ना, आप एग्जाम में प्रश्न का जवाब देते हो, मार्क्स कौन देगा वो तो वो देगा, मार्क्स भी हम देंगे, तो फिर तो बात नहीं करेंगे। 10 दिन में एक दिन प्रवचन सिर्फ महिलाओं के लिए हाँ, होगा, तो उसका विषय क्या होगा और दूसरा युवाओं के लिए क्या होगा? हाँ, मैं युवाओं के लिए एक बात आपसे कहना चाहूँगा। आप भी मुझे क्रॉस करना है तो मुझे क्रॉस कर सकते हो। युवाओं के लिए प्रवचन में मैं क्या कहूँगा, यही आपका प्रश्न है ना। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, मेरा बहुत लंबा चौड़ा जोड़ रही है। एक तो ही दबाव है, आपने क्रिकेट मैच देखी, एक भी क्रिकेट मैच आपने ऐसी नहीं देखी होगी जिसमें अंपायर न हो, जिसमें क्रीज न हो। आज की युवा पीढ़ी के पास देयर इज नो वन अंपायर इन लाइफ, देयर इज नो क्रीज। उन लोगों ने क्रीज को खत्म करने का प्रयास किया और अंपायर के नाम से उनके सामने कोई वो माँ बाप की भी मानने के लिए यानी गुरु की भी मानने के लिए यानी वो बोलते हैं हम इंडिपेंडेंट है, व्हाट वी विश वी कैन डू। तो मैं हर युवाओं को इतना कहता हूँ, जीवन आपकी क्रिकेट के मैच है, एक अंपायर और एक क्रीज। लक्ष्मण ने भाभी के लिए रेखा खींची, भाभी प्लीज डोंट क्रॉस इट। और सीता जी पवित्र स्त्री ने भी वो लक्ष्मण रेखा क्रॉस करने की गलती की। क्या हुआ आपको मालूम? मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, आपको लगता है कि कहीं क्रीज है?
मैं आपको ही पूछना चाहता हूँ, आपको लगता है कि इस युवा पीढ़ी के पास कोई अंपायर है क्या? और एक छोटी सी बात आपको भी पूछना चाहता हूँ, सच बोलो, एक्स फॉर एग्जाम्पल, तेंदुलकर ईडन गार्डन में खेल रहा है और एक बॉल पर हर खिलाड़ी ने अपील की और अंपायर की उंगली खड़ी हुई। ईडन गार्डन का 60,000 का क्राउड निश्चित तौर से मानता है तेंदुलकर इज नॉट आउट। तेंदुलकर की इंडियन खिलाड़ी भी मानते हैं तेंदुलकर इज नॉट आउट, कैप्टन भी मानते हैं नॉट आउट, और तेंदुलकर खुद भी मानते हैं आई एम नॉट आउट। मैं आपको पूछूंगा, 60,000 के क्राउड की तेंदुलकर मानेगा कि अंपायर की होगा? इज रॉन्ग, 100% रॉन्ग। फिर भी क्रिकेट की व्यवस्था ये है, यदि आप अंपायर को चैलेंज करते हो आप भी नहीं कह सकते। तो मैं ये कहना चाहूंगा, तेंदुलकर जैसा आदमी भी निश्चित जानता है कि मैं आउट नहीं हूँ, फिर भी अंपायर की उंगली खड़ी हो गई, प्रधान जी के साथ मैदान से निकल जाएगा। आज किस युवाओं के पास अंपायर है, उनको कौन चैलेंज करने वाला है? दोस्त यहाँ मत जाओ। और इनके जेब में क्रीज क्या है? हर घंटी में मोबाइल पे अवेलेबल है, वो ब्लू में देता है क्या नहीं देता है पूछो। मैं हजारों युवाओं को मिला हूँ और उनको भी इतना ही कहता हूँ कि डिलीट किए बिना तुम्हारा मोबाइल मुझे दे दो, मोबाइल है तो उसने स्टोरेज क्या करके रखा? इस उम्र में ये लड़के ये स्टोरेज करके बैठे और हम इनसे अपेक्षा करते हैं ये चारित्रवान करेंगे लड़के। तो मैं युवाओं के बीच में, लाखों युवाओं के बीच में आज तक मेरा प्रवचन रहा और आई एम प्राउड कि युवाओं ने मुझे आउटपुट जबरदस्त दिया। ये नहीं कि वो नहीं चाहते, इनके दिमाग में बिल्कुल लॉजिकली बैठ के हमारा से सही है। आज मैं 50 साल का साधु जीवन हूँ, मेरे भी अंपायर है आचार्य भगवान जयघोष सुरेश वजीमाई, he is now at Ahmedabad, he is now 82 और आपने मेरे लिए एक भी लिख दिया बात है सॉल्व, मैं कभी फोर्स नहीं करता हूँ। तो हजारों लोगों के बीच में प्रवचन करने वाला, 300 किताब लिखने वाला मेरे लिए भी एक अंपायर है। तो आज की युवा पीढ़ी के लिए अंपायर कौन और क्रीज कौन? महिलाओं के लिए जो होगा उसका वजन महिलाओं के लिए बड़ी वेदना है। आपने पेपर में 3 दिन के लिए पढ़ा होगा कि महाराष्ट्र में रेप के किस्से 3 गुना ज्यादा है। ये क्यों? इतनी महिलाओं को तुमने स्त्री स्वातंत्र की बाकी में को क्या दुश्मन हो गया? मगर पुरुष के लिए संपत्ति का प्रदर्शन जोखमी है, स्त्री के लिए शरीर का प्रदर्शन जोखमी है। आप ये कंसेप्ट बिल्कुल समझ लेना। पुरुष के लिए संपत्ति, वो पुरुष कितनी भी संपत्ति अपनी जेब में रखता है, आप में लेकर के घूमता नहीं, और महिला वो जेब बस पल्ली लेकर के निकल पड़ी। आप देखो क्या हुआ, दिल्ली का केस का जो रिपोर्ट आया क्या है, 14 साल की उम्र में जी एक क्रूरता के साथ 15-16 साल की उम्र में 15 महीना 9 महीना और इतने दिन, और इनके हिसाब से इतना भयंकर होने का अपराधी ऐसा रेप तो शायद बढ़ाने आदमी भी नहीं कर सकता। इतनी क्रूरता से जिनके रेप करके उनको मार डाला, निर्दोष कानून नहीं। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, अपराध के समय वही देखनी कि अपराध की कैटेगरी देखनी? आप अपराध में वही देखेंगे कि कितनी उम्र का था, मगर कैटेगरी अपराध की क्या थी? तो ये मुख्य कारण ये है कि स्त्री का जो शरीर का प्रदर्शन हो रहा है ये नहीं, एक बात एक मैं हर जगह स्त्री है कैडर, हर जगह कैडर में स्त्री, वो स्त्री भी कोई मानी है। अच्छे कपड़े, मर्यादा वाले कपड़े पहन के कोई स्त्री को एड़ में लेने के लिए तैयार नहीं ना, कपड़ा तो। और मैं आपको पूछना चाहता हूँ, आपने कभी हिंदुस्तान में पवित्र स्त्री कौन है वो सर्वे किया? सबसे ज्यादा सेक्सी स्त्री कौन है, उनका सर्वे चल रहा है। नहीं, आप बोलो, आप ये चाहते हो कि ये प्रदर्शन करके तुम हिंदुस्तान में डिक्लेयर करना चाहते हो ये सबसे ज्यादा सेक्सी के व्हाट यू आर रेडी टू गिव टू मैसेज टू नेशन? आप क्या मैसेज देना चाहते हो? महाराज जी, प्रधानमंत्री जो आपने अप्रोच किया इस बुक को रिलीज करने, क्या है? प्राइम मिनिस्टर इस बुक को रिलीज कर रहे हैं, मैं तो आपने जब उनको ये किया तो उनका क्या रिएक्शन था? एक बात बताऊं, कौन कर रहा है पॉलिटिक्स नहीं, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ, मेरी जो व्यवस्था है ना, यूनिवर्सल ट्रुथ को प्रतिष्ठित करने की व्यवस्था है, नॉट इंडिविजुअल। एक बात समझ लो, 2+2 = 4, वो जैन सत्य नहीं है, हिंदू सत्य भी है, मुस्लिम सत्य भी है। मेरा जो प्रयास है वो मेरा प्रयास स्पिरिचुअल का प्रयास नहीं है, मॉरल और कल्चर का प्रयास है। मैं साधु जैन हूँ निश्चित, मगर मेरा प्रयास यूनिवर्सल ट्रुथ की प्रतिष्ठा होने के हिसाब से। मैं आपको एक छोटा सा प्रसंग दूं, राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल को जब मैं मिला उस टाइम एक कानून ऐसा बनने जा रहा था कि 16 साल की उम्र में सेक्स की परमिशन है और 18 साल की उम्र में कानूनी तौर से शादी करेगी।
आपको भी मालूम होगा शायद। मैंने राष्ट्रपति को छोटा सा प्रश्न पूछा था कि मैं आपको ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आपके घर में आपके बेटे की बहू आप लाना चाहते हो, और आपके बेटे की बहू बोले मम्मी नाउ आई एम 18 और 2 साल के अंदर 10 लड़के के साथ सोकर के आएंगे, ऐसी लड़की को आप आपके घर की बहू बनाएंगे? कानूनी तौर से बना बनाएंगे? 16 साल की उम्र में सेक्सी छूट, तो आपके घर में आने वाली बहू ये बोलती है कि मम्मी 2 साल में 10 लड़के का रसों के आई हूँ, आपके घर की बहू बनना चाहते हो? तो राष्ट्रपति ने मुझे कहा ऐसी बहू मेरे घर में चलती है, और आपके घर में नहीं चलती, हिंदुस्तान के घर में चलती है। तो आपने मुझे पूछा हमारा सर आपके हिसाब से कानून क्या होना चाहिए? मैंने बोला मैं कोई साधु हूँ, कानून तय करने वाला भी नहीं हूँ, मगर इस देश का श्रेष्ठतम कल्चर वो था बिफोर मैरिज नो सेक्स, ये देश का कल्चर था। चाहे उन्होंने शादी की कौन सी रखनी, 9 की रखनी, 12 की रखनी, 25 की रखनी, वो मेरा नहीं है, मगर इनको तुम कानूनी मान्यता दे दो, वो सबसे बड़ा जोखिम है। ये अपराध होता है जब इनको कानून की व्यवस्था सुरक्षा मिलती है, इनको अपराध करने वालों को डर भी तो नहीं लगता। महाराष्ट्र की बड़ी छोटी बातें हो रही हैं, वहाँ कभी कालिदास ने कहा था विवाहित स्त्री को बिस्तर के ऊपर पति के साथ वेश्यागृह जैसा व्यवहार करना चाहिए। आप इस बात में एक बात ये मैं बताऊँ, हमेशा सहयोग एटमॉस्फेयर बदलता है और डेफिनेशन भी बदलती है। एक बार आपको भी कहना चाहूँगा, कालिदास जी ने क्या कहा था और रघुवंश में क्या लिखा था वो मैं नहीं कहना चाहता हूँ, मगर एक बात मैं निश्चित तौर से मानता हूँ, वी कैन चेंज पॉलिसीमेटर नॉट प्रिंसिपल। समय समय पे पॉलिसीमेटर आप मीडिया में हो तो आपने भी पॉलिसीमेटर चेंज की होगी, अगर प्रिंसिपल मैटर कभी चेंज नहीं किया जाए। आपको बताऊँ, एक मंदिर में शिखर है, शिखर पे दंड और दंड पे ध्वजा, बराबर है, दंड स्थिर होता है और ध्वजा बदलती है। जैसे हवा आई उस दिशा में ध्वजा जाएगी, मगर दंड कभी नहीं बढ़ेगा, दंड तो स्थिर ही रहेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, हवा के रूप के हिसाब से ध्वजा बदलते, ये है पॉलिसीमेटर और दंड स्थिर है, दिस इज द प्रिंसिपल। ये महाराज जी, ये पुस्तक कौन से दिन को रिलीज होगी और कौन करेगा? ये रिलीज होगी 10 जनवरी को, लास्ट दिन ये रिलीज होगी। प्राइम मिनिस्टर्स के हाथ से ही होने का प्रयास अभी तक चल रहा है। एक सोर्स ऐसा था कि जिन लोगों ने बोला था 100% प्राइम मिनिस्टर के हाथ से ही होगा, मगर प्राइम मिनिस्टर हजारों व्यवस्था होती है, हजारों उनको बीच में कोई योगदान आ सकता है। और मेरा बदन मैं आपको बताऊँ, सोनिया गांधी ने 10 जनवरी से मेरे पे फोन किया था, आप 8:30 को आ जाओ। मैं साधु होकर के 11 किलोमीटर चल के सोनिया गांधी को मिलने के लिए गया था, और वहाँ जैसे ही गया तो आपने मुझे बता दिया उनके सेक्रेटरी कि मैडम इज नॉट अवेलेबल, वो तो चली गई, लोकसभा में लास्ट दिन है और आपसे नहीं मिल पाएंगे। ये पीएम, मैं दिल्ली में आमने सामने बैठा हूँ, फिर भी मुझे मुलाकात नहीं हुई। तो इतनी बड़ी बात, नरेंद्र भाई मुझे रायपुर में मिले थे और आपने मुझे कहा था, मैंने इतना कहा था कि मैं दिल्ली आना चाहता हूँ, तो नरेंद्र भाई ने मुझे वो टाइम को कहा था, महाराज साहब आप दिल्ली आओ, हम रोज मिलेंगे। मगर मेरी कुछ मजबूरी थी, मेरे कैप्टन ने मुझे ये कहा कि अभी 2 साल आप जब दिल्ली नहीं जाना है, और इसलिए मैं जाते हूँ था। तो खुद नरेंद्र भाई ने मुझे कहा था कि महाराज साहब हम रोज मिलेंगे। तो पीएम का हर संभव प्रयास चल रहा है, और वो लोग भी एड्रेस भी पूछ रहे कि कैसे कहाँ आना, मगर वो 10 तारीख तक देश की व्यवस्था इतनी बड़ी होती है, क्या हो सकता है टॉप प्रायोरिटी उनको कोई देश के इश्यू को देना पड़े, तो हम इनके लिए कोई इनको प्रेस्टीज इश्यू नहीं बनाया, तो उनको ही आना चाहिए। लास्ट प्रयास हमारा चल रहा है, और वो भी चाहते हैं कि आपके वो गुजरात से है, गुजरात वांचे ये अभियान हमने चलाया तो खुद गुजरात के, मेरा बोन गुजरात का, उत्तर गुजरात की, और 300 किताबें जाने में आपको भी बहुत आनंद है कि इस पुस्तक का विमोचन मेरे हाथ से हो, मैं अपने आप को नसीबदार मानूंगा। मगर सोचते हैं कि क्या हो। अच्छा जी, इधर इंटॉलरेंस की बहुत बात है, राष्ट्रपति बहुत राष्ट्रपति, आप क्या क्या कहना है इसमें? इंटॉलरेंस असहिष्णुता की, मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। किसी भी घड़ा कुंभार मजबूत करेगा, कुंभार घड़ा बनाएगा, मगर जब तक आग में नहीं डालेगा तब तक घड़ा मजबूत नहीं होगा। कोई पत्थर किसी शिल्पी के हाथ में आएगा, मगर जब तक वो शिल्पी पत्थर को तरासेगा नहीं, प्रतिमा नहीं बन पाएगी। एक माली कैंची लेके जब जाता है
और पौधे को काटते रहते हैं तब तो वन में से वन में गड़बड़ होता है। मैं असहिष्णुता की बात इतनी करना चाहूँगा कि सहिष्णु बनना वो हमारी मानसिकता है। और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि किसी को एक एंगल से देखने के लगता है कि असहिष्णु बन जाता है। पूरी कम्युनिटी को जब समाना है, पूरे देश को जब समाना है, तो कई छोटी बड़ी बातों होती रहती है। और एक बात बताऊँ आपको, ब्लॉटिंग पेपर है, आप एक छोटा सा बूंद डालो एनलार्ज हो जाता है। वो इतना बड़ा था नहीं, मगर तुमने ब्लॉटिंग पेपर में डाल को उतना एनलार्ज कर दिया और फिर लोगों के सामने तुम दिखाओ ये कितना बड़ा बेकार है। जरूरी नहीं है कि वो इतना ही बड़ा था, इतना छोटा था, तुमने ब्लॉटिंग पेपर को लिखकर इतना बड़ा बना दिया और वो इश्यू बन गया। महाराज साहब, देश का भविष्य जो है वो युवाओं के हाथ में होता है, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि युवा जितने भी हैं, जो भी लड़की हो लड़का हो, ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि वो पाश्चात्य संस्कृति की ओर ज़्यादा उनका रुझान हो रहा है। एक बात आपकी बात में एक बात कहूँगा, पानी कितना भी पवित्र हो, चाहे गंगा का हो, गटर का हो, उनको ढलान के पास ले जाएंगे, पानी नीचे जाएंगे। प्रश्न पानी का नहीं है, प्रश्न पानी को तुम क्या दे रहे हो। आपको मालूम, पानी को तुम यदि गर्मी दे दो, आप बंद करके ऊपर जाने के लिए पानी पिला दो। पानी ने कभी नहीं बोला मैं गटर में जाने के लिए दे दो, मगर पानी को तुम ढला देंगे, बोलेंगे तुम भाप बन के ऊपर क्यों नहीं जाता है, बोला हेल्पलेस, मुझे मिली नहीं करती। आज की युवा पीढ़ी को हमने वो भाप देने, भाप बनाने का प्रयास हमने शुरू नहीं किया, हमने वो गर्मी नहीं दी। और उनमें देश के संस्कार और जो सभ्यता है वो सारे विलुप्त होते जा रहे हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। मैं तो आपको इतना पूछूं, भारतीय संस्कृति, मैं आवाज एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। एक एग्जाम्पल से आपको मैं बताना चाहूँगा, जो एग्जाम्पल मैंने राहुल को दिया था, जो एग्जाम्पल मैंने प्लानिंग कमीशन, और उसके मन में ऐसा भाव है कि तालाब पे जितनी भी मछली है, हर मछली को मैं खत्म करूँगा। केमिकल था उनके पास, केमिकल डाल दिया, मगर मछली के पास प्रजनन शक्ति थी। 400 मछली मर गई, मगर 25 बची, 25 ने भी 200 को जन्म दे दिया और ये चला। वो हैरान हो गया और उसने बोला कि ये तो मछली को खत्म करना मेरे बस में नहीं है। उसके मित्र ने उनको कहा, दोस्त बिना केमिकल डाले मछली को पता ही नहीं चले और एक मछली को मैं खत्म कर सकता हूँ, तो मुझे 2 दिन दे। उसने बोला 10 दिन तक प्रयास में थक गया और तो बोलता है 2 दिन में मैं सफल हो जाऊंगा, फिर भी दे दिया। और उसने काम किया, मछली को मारने के लिए न उसने केमिकल डाला, मगर एक ही छोटा सा प्रयास किया। इतना बड़ा तालाब था, तालाब के नीचे जाकर के, आजू बाजू में जाकर के उसने करीबन 50 छेद कर दिए। छेद, तालाब का पानी धीरे धीरे निकलते रहा, मछली को कुछ पता ही नहीं चला क्या हो रहा है, और तड़प 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 करके मछली सब मर गई बिना केमिकल का प्रयोग किया। प्लानिंग कमीशन और सोनिया गांधी के पास, राहुल गांधी के पास मैं बैठा तब मैंने कहा था, इस देश वो तालाब है, इस देश की मछली वो प्रजा है और इसका कल्चर वो पानी है। आप प्रजा को मारने का प्रयास में सफल नहीं भी बनेंगे, मगर जैसे ही तालाब का पानी गया, अपने आप से मछली मर जाएगी। संस्कृति खत्म करो, देश खत्म हो जाएगा। मछली को बचाने के लिए तालाब के पानी को बचाओ, देश को बचाना है तो संस्कृति बचाओ। और मैं विश्वास नहीं करता हूँ देश बच जाएगा, मैं ये भी तो विश्वास नहीं करता हूँ कि समाज बच जाएगा, मैं ये भी तो विश्वास नहीं करता हूँ कि कोई कम्युनिटी बच जाएगी। मेरा अकेला विश्वास है, एक परिवार यदि बच गया बहुत कुछ बदल सकता है। पर आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, आप खूब ऑब्जर्व करो, आपके परिवार में भी संस्कृति को बचाने का प्रयास कितना है और कितना आप सफल बनने जाए। आज की जो शिक्षा नीति चल रही है उसमें इंग्लिश माध्यम और पश्चिमी कल्चर यहाँ अपने ऊपर लोड किया जा रहा है। अभी इसमें हिंदू और जैन संस्कार वाले नॉन वेज और वेज के हिसाब से बहुत दुविधा में आ जाते हैं और हर जगह केक वगैरह खिलाकर हमारी संस्कृति को भ्रष्ट किया जा रहा है। एक बात आपको भी मैं बताना चाहूँगा, वर्तमान जगत में एक डेमोक्रेसी की व्यवस्था में एक बात मैं समझ के आया हूँ 4 साल में, इस देश में अभी सत्य की जीत नहीं है, संगठित सत्य की ही जीत। सत्य नहीं जीतेगा, संगठित सत्य ही जीतेगा। आप अकेले अकेले बात करके आएंगे नहीं होगा, आप संगठित होकर के सत्य आप आगे चलो। सेक्स एजेंट के खिलाफ मेरी जीत मेरे अकेले से नहीं हुई,
मैंने मुस्लिम कम्युनिटी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, पटेल कम्युनिटी को, हर कम्युनिटी को, ब्यूरोक्रेसी को, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, सत्ता को, सबको साथ में रखा, तब ये रिजल्ट में आगे बैठा हूँ। आप जो कहते हो यदि वो गलत को रोकने का प्रयास करना है तो संगठित होकर ही गलत को रोका जाता है। अकेला अकेला कमजोर प्रयास रोकने में सफल नहीं है। हाँ, आपको एक बात बताना चाहे कितना भी उतर गया था मगर उनको कानून की रक्षा दिया नहीं था। देश उतर क्या गया था, कानून की रक्षा भी तो बच गया। पर आपको भी मैं कहना चाहता हूँ, किसी भी गवर्नमेंट के खिलाफ यदि लड़ाई लड़नी है तो सिस्टम में रहकर ही लड़ाई लड़ सकते हैं, सिस्टम के बाहर रहकर के तुम लड़ाई नहीं लड़ सकते। मैंने सेक्स चोरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी सिस्टम के अंदर रहकर के। जब पिटीशन कमेटी की व्यवस्था है, आप आ सकते हो संसद में गवर्नमेंट की नीति के खिलाफ भी बोल सकते हो, वी गिव यू परमिशन, यू कम इन। तो मैंने मेरी बात रखी तो गवर्नमेंट ने भी मेरे गवर्नमेंट ने फैसला दे दिया और विरोध किया, मगर मैंने जो भी विरोध किया वो सिस्टम में रहकर आपको हो सकता है संगठित होकर अच्छे लोगों का संगठन हो और ये सिस्टम में भी बदलाव निश्चित रूप से आ सकता है। एक लाख बात बताना चाहता हूँ। कई लोग मुझे पूछते हैं आप हमारे साहब आखिर चाहते क्या? तो एक ही कोटेशन में बस आपको बताना चाहता हूँ, दुर्जन यदि सज्जन हो जाए, हर सज्जन संगठित हो जाए और संगठित सज्जन यदि सक्रिय हो जाए, इस देश की गलत व्यवस्था को बदलने में निश्चित रूप से हम सबको सफलता मिल सकती है। आप सबका ये तो मुझे आपने सुना, मैं कोई प्रोपेगेंडा के लिए नहीं कहना चाहता हूँ, जैन साधु हूँ, ऐसे कोई पब्लिसिटी को मेरी ऐसी मानसिकता से भगवान की कृपा से मुक्त हो चुका हूँ। मगर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, एक तो 3 तारीख यूथ फेस्टिवल कपल स्ट्रीट, हजारों लड़के के सामने जो प्रवचन हो रहा है, आप एक बार वो सुनने के लिए करीबन 10 से 12 हजार लड़की की उपस्थिति के बीच में वो लड़की को जो मैसेज जा रहा है और उनका आउटपुट देखने के लिए आप मीडिया में कितना फोकस करो आपका प्रश्न है, मगर एक बार आप भी तो इस प्रसंग को देखो और अंदर से एक आनंद का अनुभव करो। वो मेरी ओर से आपको भी एक शुभकामना है और मेरी एक आपको भी प्रार्थना राजेश भाई, सब आप लोगों के सामने जाना नाश्ता करके। थोड़ी देर निकालना होगा। चलो ये जो 300 आपकी किताब रिलीज होने वाली है 10 तारीख को, और आज जो हमने जो ये प्रोडक्शन किया है, तो इस बुक के अंदर क्या हम मैसेज देना चाहते हैं? मैंने अलग अलग सब्जेक्ट पर किताब लिखी है, मगर ये 300वीं किताब जब ऐसा तय हो चुका कि करीबन प्राइम मिनिस्टर के हाथ से इनका विमोचन होगा, तो मेरे मन में लगा कि हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर है तो हिंदुस्तान को जो छूने वाले सब्जेक्ट है उनको ही लेकर मैं किताब लिखूँ। इसलिए पूरे हिंदुस्तान की हर कम्युनिटी की हर प्रजाजन को छूने वाली चीज़, संस्कृति, हमारा रिलेशन, माँ बाप के प्रति, पति और पत्नी के प्रति, भाई भाई के प्रति, इनका रिलेशन क्या हो सकता है। रिस्ट्रिक्शन हर एक जगह में था। हमारी शील सदाचार संस्कार की रक्षा के लिए इस देश में रिस्ट्रिक्शन क्या था, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या थी, इस देश में हर व्यक्ति घर में रहने वाले की ड्यूटी क्या थी, और अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर के पूर्व का इतिहास और वर्तमान दोनों को कनेक्ट करके एक सब्जेक्ट लिखा। ये सब्जेक्ट लिखने में बड़ी कश्मकश चली, थोड़ा प्रयास भी करना पड़ेगा। आखिर भगवान की कृपा से इतना अच्छे एक सब्जेक्ट मिल गया और उन पर लेखन हो गया। वो किताब 10 जनवरी को ओपन हो रही है। इस किताब का नाम मेरा भारत महान भारत, मेरा भारत इसलिए कि जिस देश में रहता हूँ उस देश का मुझे भी तो गौरव है। मातृभूमि, मातृभाषा और माता, ये 3 चीज़ के प्रति तो हमारा लगाव
चाहे हम साधु भी बने मगर इस धरती को हम नमस्कार करते। और इसलिए मुझे लगा लिखना ही है। तो जिस धरती पर मेरा जन्म हुआ, जिस मातृभाषा से मैं यहाँ आया और जिस माँ ने मेरे जीवन पे उपकार किया, उनको केंद्र में रख करके मैंने ये किताब लिखी। ये 5 भाषा में जो किताब ये रिलीज़ होगी, तो इसमें सब एक साथ रिलीज होगी, पहले गुजराती एक ही साथ हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, मराठी, ब्रेल लिपि में एक ही साथ ये किताब रिलीज होगी। और इस फंक्शन जो 10 दिन का फंक्शन है उसके बारे में आप कुछ क्या कहेंगे? 10 दिन का फंक्शन है। मैं चाहता हूँ हर एक के हृदय में एक परिवर्तन आ जाए। एक बात मैं कहना चाहूँगा, माइंड का परिवर्तन तो मुश्किल है मगर कॉन्शियस का परिवर्तन आ जाए। इट इज़ रियली इजी और लॉन्ग टाइम वो परिवर्तन चलता है। मन प्रभावित होता है, अंतःकरण भावित होता है। और मुझे पक्की उम्मीद है कि प्रभु की कृपा से आने वाले लोगों के हृदय में निश्चित तौर से मॉरल और कल्चर और स्पिरिचुअल की प्रतिष्ठा होकर ही है। बस गुरुजी, लास्ट में नया साल आ रहा है 2016, तो आप हमारे दर्शकों को क्या आशीर्वाद देंगे? आपके दर्शकों को मैं इतना ही कहूँगा कि मैं मीडिया को भी पहले कुछ कहना चाहूँगा, इतना ही, यू आर गिविंग द राइट न्यूज़। मैं इतना कहूँगा आपकी ओर से गुड न्यूज़ भी बहुत प्रसारित हो। हर जगह राइट की तो बोलबाला है मगर गुड कोने कोने में अच्छा समाचार बनते हैं, वो समाचार भी आपकी ओर से स्प्रेड हो। और दूसरी बात, सुनने वाले हजारों लाखों करोड़ों दर्शकों और वाचकों में इतना कहना चाहता हूँ, आपके जिनमें चाहे कितना भी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए पड़े, उन सभी का कॉम्प्रोमाइज़ करो मगर कल्चर के साथ, मॉरल के साथ, स्पिरिचुअल के साथ जीवन का ऐसा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो जो आपके अंतरों को चुभते रहे और आपके जीवन को डिस्टर्ब करते रहे।